start the recording. Alright जी, चल। अच्छा, ऐसा नहीं दे रहा है तो बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा जो सवाल वगैरह करने यहाँ से करना, ठीक है? ओके जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं किसी से सवाल करना तो लाउडली बोलना, ठीक है? अच्छा, तो हमने कल की क्लास में क्या क्या चीजें की थी? एक मिनट, सो हम पी वर्सेस एनपी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, पी प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स हैं? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो इतनी देर में कंप्यूट कर लेते हैं आंसर, ठीक है? जिनके एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, इनको हम फीजिबल एल्गोरिदम्स भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फीजिबल एल्गोरिदम का मतलब है कि ऐसे प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन, यानी कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन जिनको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करें। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, हमने एन स्क्वायर एल्गोरिदम भी बहुत सारे किए हैं, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बहुत सारे काम, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 n-bit नंबर्स, ये कितनी देर में हो जाता है? n स्क्वायर में भी हो जाता है, लेकिन n log n में भी हो जाता है, ठीक है? जो हमने करा सुबह, ठीक है? लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फीजिबल सॉल्यूशन निकाल रहा है सॉर्टिंग वाला एल्गोरिथम, जो हमने n log n के सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े हैं, अच्छा, उसकी सॉल्यूशन स्पेस है कितनी बड़ी? देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डरिंग्स पॉसिबल, जिनमें से एक ऑर्डर हम ढूंढना चाह रहे हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है ना? सो बेसिकली देयर आर n फैक्टोरियल पॉसिबल परम्यूटेशंस, जिसमें से एक परम्यूटेशन है जो कि हमारा आंसर, ठीक है? और लग ये रहा था कि अगर सॉल्यूशन स्पेस जो है वो एक्सपोनेंशियल है तो शायद हमारे एल्गोरिथम को भी एक्सपोनेंशियल टाइम लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? सर्चिंग की एग्जांपल हमारे सामने है कि देयर आर n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज, लेकिन हमें पता है कि हम उसको n log n में सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और एक बड़ी सी एग्जांपल है स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम जो है उसमें टोटल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज जो बन सकते हैं ना, वो तकरीबन इतने होते हैं, n to the power n minus 2, ठीक है? ये बहुत मशहूर एक फार्मूला है, केलीज फार्मूला कहते हैं। डिस्क्रीट मैथ में अगर आप चैप्टर जाके पढ़ेंगे ना, रोजन का, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है? दे आर सो n to the power n minus 2 possible spanning trees, and we know कि हम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं कितनी देर में? जी, क्रस्कल यूज करेंगे तो इतनी देर लगेगी, और अगर प्रिम्स यूज करेंगे तो इतनी देर लगेगी, ठीक है? आपको याद होगा इनमें से एक था जो कि ट्री को ग्रो करता जाता है, you know, out of all the edges going out, select the one which is the smallest one, okay? Does it make sense? Going out का मतलब है कि आई एम नॉट कंसीडरिंग ऑल द एजेस जो कि उस सेट के अंदर पहले ही मौजूद है, तो तो साइकिल हमने नहीं लेके आना, ठीक है? और फिर क्रस्कल किया था, क्रस्कल में ग्रोइंग ट्री मेथड था, और उसमें क्या होता है? सॉरी नहीं, ग्रोइंग ट्री था, मर्जिंग द फॉरेस्ट आइडिया था, और उसमें क्या था कि हम सारे एजेस को वेट के थ्रू सॉर्ट कर देते हैं, एंड वी स्टार्ट पिकिंग द वन व्हिच हैज द लोएस्ट वेट। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? और ऑफ कोर्स हम वो वाली एज ऐड नहीं करेंगे जो कि क्या हो, जो कि साइकिल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना? तो ये दो आइडियाज थे। तो देखिए, आउट ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पेस हमने एल्गोरिदम एक बना लिया है जो कि पॉलिनोमियल टाइम देता है, ठीक है जी? हसन, थोड़ा जोर से बोलना है, जोर से। हाँ, हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। इसमें जो ग्रीडी चॉइस है ना, जो स्पैनिंग ट्री के अंदर जो ग्रीडी चॉइस है, वो वो लोकली मिनिमम जो है वो ग्लोबली मिनिमम में बताती है, ठीक है? और उसका हमने एक प्रूफ भी किया था, आपको याद होगा कि ये मेरे पास एक फॉरेस्ट है और ये मेरे पास एक और फॉरेस्ट है,
और हम कहते हैं सेफ एज का हमने इंट्रोड्यूस किया था कि ये बहुत सारी एजेस हैं जो इसमें से जा रही हैं, जो इन दो, तो इनमें से कौन सा वाली एज मुझे चूज करनी चाहिए जो सबसे छोटी है। सो बाय इंडक्शन आई नो कि मेरे पास इसका सोल्यूशन निकला हुआ है और इसी तरीके से निकला है। बाय इंडक्शन आई नो कि मेरे पास इसका सोल्यूशन निकला हुआ है। तो बाय ग्रोइंग वन एज मैंने बेसिकली क्या किया, अपना फॉरेस्ट ग्रो कर दिया, ठीक है ना। तो मेरी इंडक्शन अब काम करती है, ठीक है ना। और वो एंड दैट्स द ओनली बेस्ट वे वी नो ऑफ, ठीक है। क्योंकि आप इनमें से कोई भी और कंसीडर करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक। सो फार सो गुड, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था ऑयलर का जो साइकिल था। ऑयलर ने ग्राफ का आइडिया कैसे इंट्रोड्यूस किया था और इसमें इसने ऑयलर पाथ के बारे में हमने बात की थी। इसको भी निकालना जो है वो, इसका हमने क्विज लिया था कि ये एन ऑर्डर एन स्क्वायर में आराम से कर सकता है, ठीक है ना। कि अगर आपको ग्राफ दिया हो वो ऑयलरियन सर्किट्स में होगा या नहीं होगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कनेक्टेड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और हर एक की डिग्री बननी चाहिए, ठीक है ना। ये काफी मशहूर प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल राइट, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ पी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली अगर कोई फंक्शन है जो एल्गोरिथम आपने बनाया है जो एन टाइम लेता है, तो अगर मैं, और इस वक्त करंट कंप्यूटर की जो स्पीड है वो तकरीबन 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर को 100 टाइम फास्टर कर दूंगा तो बेसिकली मेरा जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन है वो भी 100 टाइम हो जाएगी। 100 मिलियन हो जाएगी, एक्चुअली 10,000 मिलियन हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं इसको 1000 टाइम फास्टर करूंगा तो ये बेसिकली इस पे ही असर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा एक एल्गो कांस्टेंट टाइम है यानी 100n है तो उस पे क्या असर पड़ता है कि जो मेरी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो ऑफ कोर्स 1 मिलियन हो जाएंगी, यानी इससे 1 ओवर 1000 1 ओवर 100 टाइम कम हो जाएंगी। और अगर मैं उसे 100 टाइम स्पीड कर दूंगा तो बेसिकली वो इसके 100 टाइम स्पीड हो जाएगी। हाँ जी, हाँ, ये इतनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेट्स से ये सुपर कंप्यूटर की बात हो, ठीक है ना। और उसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई एल्गो 100 एन टाइम ले या एन टाइम ले, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। क्योंकि वो 100 मिलियन और 1 मिलियन कर रहा है, ठीक है यार, वो 100 दफा करके उसे चला देगा, ठीक है। लेकिन जो मजेदार बात है वो है कि अगर मेरा एक एल्गो है जो कि एन स्क्वायर टाइम लेता है, यहां से आपको 10 लगना शुरू होती है कि ये पहले 100 मिलियन पे था, अब ये किस पे चला गया, 10,000 में चला गया। और मजे की बात यह है कि अगर मैं मशीन की स्पीड को 100 टाइम फास्टर कर दूं, मेरे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके कोरिस्पॉन्डिंग 100 टाइम नहीं होंगे बल्कि 10 टाइम इंक्रीज होते हैं, उसके स्क्वायर रूट टाइम इंक्रीज होते हैं। एंड दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1000 टाइम अपने कंप्यूटर की स्पीड फास्ट कर दूं तो उस एल्गोरिथम की स्पीड में कितना इजाफा होगा, 1000 टाइम इजाफा नहीं होगा बल्कि 31.6 टाइम इजाफा होगा, विच इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ 1000। ये बात समझ। तो सिमिलरली अगर मैं कोई एन क्यूब एल्गो लेता हूं तो एन क्यूब एल्गो में अगर मैं अपने कंप्यूटर की स्पीड को 100 टाइम करता हूं तो 100 का क्यूब रूट उसमें बेसिकली उसका इजाफा होगा। यहां पर देखते हैं आप 4.64 आ रहा है और यहां पर 10 आ रहा है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। और बहुत ही जो खतरनाक बात है वो ये कि अगर कोई एल्गो एक्सपोनेंशियल टाइम ले रहा है तो बेसिकली ये सिर्फ 26 इंस्ट्रक्शन करता है और कोई डबलिंग नहीं है। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बेसिकली अगर मैं कंप्यूटर की स्पीड को 100 टाइम फास्टर कर देता हूं तो n4 की वैल्यू जितनी भी हो, जो इसमें इजाफा होगा वो 6.64 का होगा, विच इज जस्ट ए कांस्टेंट। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर की स्पीड को 1000 टाइम कर दूं तो मेरी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो ऐड होंगी वो सिर्फ 9.97 ऐड होगी। दिस इज हाउ इट चेंजेस, ओके। सो अगर आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपके मशीन की स्पीड का बढ़ना उन पे ऑलमोस्ट असर डालता ही नहीं, ठीक है।
जी ऑल राइट। अब आपके सामने हम एक ऐसा प्रॉब्लम पोज करते हैं जो लगता है ऐसा है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन इट इज बेसिकली एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। व्हाई दे आर इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम? इट डजंट मीन कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम का मतलब यह है कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका एल्गोरिदम निकालना, एल्गोरिदम जो हमने अभी तक हम निकाल सके हैं वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, ठीक है ना। इंटरैक्टेबल नहीं है, आई मीन इट्स नॉट ट्रैक्टेबल। व्हाट डज दिस मीन? इट मींस कि अभी तक कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना जो कि उसको जिसको हम अपने मशीन पर रन कर सके। एक सिग्निफिकेंट लार्ज साइज के ऊपर हम उसको मशीन पर रन नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई दे आर इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अल्दो के एल्गोरिदम्स हैं उनके, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी सबसे पहली एग्जांपल हमारे सामने ये सैट प्रॉब्लम, सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम होता है। और इसके अंदर जो हम ये मेरे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें ऑर्स हैं और दरमियान में एंड्स हैं। इसे कहते हैं कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म कहते हैं? कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि एक होती है कंजंक्शन, एक होती है डिसजंक्शन, राइट। कंजंक्शन होती है एंड और डिसजंक्शन होती है और, ठीक है ना। उसमें बेसिकली एक क्लॉज के अंदर जो है वो और हो रहे हैं और यहां पर जो है वो एंड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इस पूरे सेंटेंस को ट्रू होने के लिए क्या होना जरूरी है? एग्जैक्टली exactly, सारे के सारों को ट्रू होना जरूरी है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो द ओनली नोन एल्गोरिदम इज दिस, कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इनका ट्रूथ टेबल बनाओ और इस फॉर्मूले को देखो कि ये जो सेंटेंस है ये कभी भी ट्रू होता है। अगर किसी एक पे भी ट्रू होता है तो इसका मतलब क्या कि ये सेटिस्फाइंग, इस ये क्या है, ये सेंटेंस जो है वो सेटिस्फाई होता है। वो सो देयर आर टू प्रॉब्लम्स, मैं आपको ये बताता हूं और आपके बारे में आज मैं प्रूव करूंगा कि ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम एक्चुअली सेम प्रॉब्लम, यानी एक दूसरे पर रिड्यूस हो सकते हैं। और वो ये है कि एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं कॉम्पिटिशनल सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। कॉम्पिटिशनल सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम ये है कि गिवन ए सेंटेंस find the find the satisfying assignment, ओके, ठीक है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और आपने उस सेंटेंस में से एक ऐसी असाइनमेंट निकालनी है एक्स वाई जी वेरिएबल्स की कि वो इसमें पुट करें तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाए, ट्रू पे एवेलुएट हो जाए। डज इट मेक सेंस? ठीक है, हाँ जी। ये कॉम्पिटिशनल प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो लगता ऐसे है कि ये इससे सिंपलर प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है यस नो ऑफ सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम। यस नो सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या कहता है, सुने बात और, वो ये सिर्फ ये कहता है सेटिस्फाइंग असाइनमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मुझे ना बताओ कौन सी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सिर्फ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। आपके ख्याल में कौन सी इजी होनी चाहिए? सेम होंगी। अच्छा, सेम होंगी। हाँ, तो मैं कहता हूँ तो लेट्स से मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। एक ग्राफ दिया हुआ है और मैं कहता हूँ जी इसमें बताओ साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एक है साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता और एक है साइकिल ढूंढो। कौन सा आसान सवाल है? एग्जिस्ट करता है, यहां तो तुम कह रहे हो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं, उसके बगैर भी मैं कर सकता हूँ। एक ग्राफ है, उसके नंबर ऑफ एजेस काउंट करूं, अगर वो n से n-1 से ज्यादा बनती हैं मैं कह दूंगा कि साइकिल है। दैट्स एन इजी प्रॉब्लम, राइट, है ना? नहीं, चलिए मैं एक और सवाल करता हूँ, ठीक है। एक चलिए मैं एक और मजेदार प्रॉब्लम करता हूँ और वो ये है कि ये एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पे एक नंबर दिया हुआ है, बताया गया कि यार ये
ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। अच्छा चले, आप लोगों ने नंबर थ्योरी पढ़ी थी, थोड़ी सी पढ़ी थी आप लोगों ने। let me add some slides here, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, क्या ऐसा ना हो क्या, सही नहीं पड़ी वो अलग बात है, छोटे से मैं एक सवाल करता हूँ, नहीं मैं पूरा ग्राउंड बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक। सो यहाँ पर मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई टू ऑल, ठीक है। अच्छा आई डोंट नो आपको इसका इस थ्योरम का पता ही नहीं पता, आई होप के पता होगा। इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। So look at this. There's a very famous problem. It's called ये एक बड़ा मशहूर थ्योरम है, इसे कहते हैं फर्मास लिटिल थ्योरम। आई डोंट नो आपने ये नंबर थ्योरी में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, फर्मास लिटिल थ्योरम, ठीक है। और वो ये कहता है कि मैं लेट्स से एक प्राइम मॉड्यूलो में बैठा हूं, मॉड्यूलो का पता, अगर मैं कहता हूं मॉड पी में मैं काम कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है कि मेरे जो नंबर स्पेस होगी वो कहां से कहां तक होगी, हाँ, तो बेसिकली मेरी जो नंबर स्पेस होगी वो 0 से लेकर p-1 तक होगी, ठीक है ना, इसे कहते हैं जीपी स्पेस, ठीक है, ठीक है। Z stand for integers, P stand for I'm working in P modulo, ठीक है। तो एक बड़ा मशहूर थर्मोडाइनमिक थ्योरम है, और वो ये कहता है, बड़ा मजे का थ्योरम, वो कहता है कोई भी नंबर लेता हूं मैं A, where A is in ZP, ठीक है। वो कहता है कि अगर मैं इसकी p-1 पावर लूं तो ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट आता है 1 के। यू नो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, इसको पता है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है नॉट करीब, इसका मतलब होता है कि अगर मैं a की पावर p-1 लूं और p से बाद में जाके डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। ये बात समझ, तो ये बात ट्रू होती है, ठीक है। सॉरी, सो फर्मा लिटिल थ्योरम ये कहता है, सो फर्मा लिटिल थ्योरम क्या कहता है मैं बताऊं। मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर है a, इसके मॉड में काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं एक नंबर लेता हूं लेट्स से t, और इसकी पावर लेता हूं a-1, अगर वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाए, ठीक है, सो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने इसका रिमाइंडर निकाला, सो मैंने a टू द पावर t टू द पावर a-1 कंप्यूट किया, और ये बराबर आया, एक है इक्वल टू 1 के और एक आया नॉट इक्वल टू 1 के, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 1 आ जाए ना, हाँ हाँ ना, तो मैं इस नंबर का मॉड दोबारा मॉड लेता हूँ a के साथ, और सो इस नंबर का मैं मॉड लेता हूँ a के साथ, और अगर वो आंसर आ जाए 1, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू 1 आ जाए तो आई एम 100% श्योर कि a प्राइम नहीं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ए प्राइमलिटी टेस्ट। सो एक नंबर की प्राइमलिटी की टेस्ट करनी है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, ये तरीका है फर्मा लिटिल थ्योरम, और वो कहता है कोई भी नंबर पकड़ो जो उसके मॉड में हो, उसकी पावर वही a-1 ले लो, अगर वो नॉट इक्वल टू 1 के बराबर आ जाए तो आई एम श्योर कि ये प्राइम है, ठीक है। इसका बड़ा मजेदार सा प्रूफ है, तो क्या मैं सोच रहा हूँ कि अगला लेक्चर हम फिर इसके ऊपर कर लेते हैं, इससे हम नंबर थ्योरेटिकल उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ लेंगे थोड़ी सी, और मजेदार काम हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो, ये जानना कि एक नंबर प्राइम है या नहीं, दैट्स एन इजी प्रॉब्लम। या तो एक तो हमने इस प्राइम का फंक्शन लिखा था, है ना, हाँ 1 आया तो हमें नहीं पता, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं, फिर हम कोई और रैंडम नंबर लेके ट्राई करते हैं। वर्स्ट केस, सो गुड क्वेश्चन, वर्स्ट केस ये है बेसिकली इसके अंदर कि देयर आर 50% से ज्यादा चांस होता है कि जो मेरा एक नंबर है ना,
जो मैं रैंडमली पिक करूंगा वो मुझे, अगर वो प्राइम मॉड्यूलर नहीं है तो वो मुझे नॉन वन कॉन्ग्रुएंट दे देगा। ठीक है, सो हम करते क्या है कि बड़े बड़े नंबर्स की प्राइमरिटी टेस्टिंग का सबसे आसान तरीका क्या है कि वो ये, और विद 50% प्रोबेबिलिटी, और वो होता ही है कि अगर हम फॉर एग्जांपल मैं 50 रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ और 50 के 50 के ऊपर मैं यही प्राइमरिटी टेस्ट लगाता हूँ। ओके, सो 50 के 50 पे ही फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 to the power 50, and that means 1 over, I don't know ये कितना बड़ा नंबर होगा, तो इसका मतलब क्या है 0.00000000000 इस तरह की चीज है ना। ये इतना प्रोबेबल इवेंट है, ये इतना प्रोबेबल इवेंट है, इम्प्रोबेबल इवेंट है कि मैं 50 दफा कॉइन टॉस करूं और एहसान हर दफा कहे जो वो गेस करे उसका आंसर ठीक है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो बिल्कुल, मैं अगला लेक्चर हमारा जो पूरा पूरा वो है ही रैंडमनेस के ऊपर। ठीक है, सो रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम की हम बात करेंगे और यू विल सी के रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स आर रियलिटी। ठीक है, रैंडमाइज, हाँ चांस है, लेकिन वो चांस इतना ब्लीक है कि आज तक गूगल जो है आपकी किसी भी सर्च के ऊपर फेल हुआ है? नहीं हुआ ना। जितने भी लोगों ने सर्चिंग की हैं आज तक, जितनी भी, कभी ऐसा हुआ गूगल ने सर्च की और वो आंसर गलत आया, और आंसर आया ना उसको स्टक हो गया, है ना? नहीं हुआ ना। प्रोबेबिलिटी बॉक्स, पूरा सर्च इंजन जो आपका है वो प्रोबेबिलिस्टिकली चलता है और वो प्रोबेबिलिस्टिकली आंसर लेके आता है। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स, ठीक है, इन द कमिंग क्लास, एंड यू विल सी के व्हाई दे आर रियल थिंग्स। ठीक है, आप जब तक आप एल्गोरिथम, प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम को देखते नहीं है आपको यकीन नहीं आता कि ये वाकई काम करते हैं, क्योंकि हमारा नेचर, हमारी ये बनी हुई है कि भाई फिर भी कोई चांस तो है ना, फिर भी कोई चांस तो है ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, रियलिटी में एवरीथिंग इज प्रोबेबल, वी आर लिविंग इन ए क्वांटम वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड दे रियली वर्क। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम यहां थे। ओके, सो ये बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, एंड आई विल गोइंग टू शो यू टुडे कि जिस तरह प्राइम नंबर के केस में ये फाइंड आउट करना कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है ना, ये एक आसान प्रॉब्लम था क्योंकि हमारे पास प्राइमरिटी टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं कि भाई मुझे प्रूफ भी दो, ठीक है, और मैं प्रूफ ये कह रहा हूं कि प्रूफ का मतलब फैक्टराइजेशन। अ फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इज ए हार्ड प्रॉब्लम, इज अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम। ओके, इट्स बेसिकली एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट का अभी तक उनको नहीं पता, ये हम बात करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, और एक और है इसका रुद्राता साइकिल प्रॉब्लम। रुद्राता साइकिल प्रॉब्लम वाज कंसीडर्ड एज ए वेरी हार्ड प्रॉब्लम। क्या, और वो कहता क्या था कि तुम्हारा एक ग्राफ है, मैंने हर वर्टेक्स पे एग्जैक्टली एक दफा जाना है और एक ही ऐसा पाथ निकालना है जिसपे सारे के सारे आ जाए। ठीक है, डज इट मेक सेंस जी? नहीं, ये प्रॉब्लम पी में है। तो ये नहीं, एक मिनट, रुद्राता साइकिल, रुद्राता किधर गया ये, सॉरी, पी, ये जो रुद्राता साइकिल प्रॉब्लम है इसको हम हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम भी कहते हैं। हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज इन एनपी। एनपी क्लास कौन सी क्लास है? एनपी क्लास इज ए क्लास जिसमें हम कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता इसका एल्गोरिदम पॉलिनोमियल टाइम में आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, आई डैम केयर अबाउट इट। ठीक है, दी ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज कि अगर कोई मुझे सोल्यूशन दे दे इस प्रॉब्लम का तो मैं पॉलिनोमियल टाइम में उसका सोल्यूशन वेरीफाई कर सकता हूं। ठीक है, इसे कुछ समझ आ गई बात? एंड दैट इज एन इजी प्रॉब्लम। If I give you a Hamiltonian path, can you judge कि ये Hamiltonian path है? How can you judge it?
जी कोई ऑनलाइन बैठे हैं वो बताएं कि अगर मैं आपको कहता हूं कि एक मैं आपको ग्राफ दे देता हूं और पाथ दे देता हूं और मैं कहता हूं ये लो जी हैमिल्टनियन पाथ मिल गया। हैमिल्टनियन पाथ का मतलब क्या है? ए पाथ व्हिच विजिट्स एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। हाँ जी, कैसे करेंगे? कैन यू वेरीफाई इट? यू कैन इजीली वेरीफाई इट। कैसे? हाँ जी बताएं। बूल बना देंगे और देखेंगे कि वो एक सब। बूल, ये तुम्हारे पसंदीदा नौफल की पसंदीदा का जवाब कि मैं बूल की अरे बना लूंगा, एन साइज की अरे होगी, ठीक है ना। हर विजिट जिस वर्टेक्स पर मैं विजिट करते जाऊंगा उसको ट्रू 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 करता जाऊंगा, ठीक है ना। अगर सारे के सारे ट्रू हो गए इसका मतलब क्या है कि ये रुद्राता। और अगर मैं किसी ऐसे उस पाथ पे मैं ऐसे वर्टेक्स पे जाता हूं जो पहले ही ट्रू हो चुका है, इसका मतलब क्या है? कि वो पाथ नहीं है, ठीक है ना। सो आई कैन इजीली वेरीफाई। और आई थिंक एन एन या एन स्क्वायर में आराम से ये हो जाता है, ठीक है ना। सो वेरीफायर लिखना रुद्राता पाथ का, दैट इज एन इजी प्रॉब्लम। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, सो एनपी की डेफिनेशन क्या है? एनपी की डेफिनेशन ये है कि पॉलिनोमियल वेरीफायर एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सो अगर मैं आपको कहूं ना प्रूव करें ये प्रॉब्लम जो है वो एनपी प्रॉब्लम है, तो आपको असल में मैं क्या कह रहा हूं क्या देने को कह रहा हूं? राइट एन एल्गोरिथम विच कैन वेरीफाई कि उसने सोल्यूशन दिया है वो ठीक है या नहीं। सो whenever I want to, so एक बार याद रखिए एग्जाम में सवाल आएगा prove this problem is in NP. So I'm actually asking the following question. Write an algorithm. If someone give you the solution of that problem, ठीक है, write down के उसको वेरीफाई कैसे करना है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, prove sorting is in NP. Prove sorting is in NP. हाँ जी, कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, सो अगर एक अरे गिवन है और आपको वो सॉल्यूशन के तौर पे गिवन है, सॉल्यूशन के तौर पे मतलब क्या है कि वो क्या होनी चाहिए? वो ऑलरेडी सॉर्टेड होनी चाहिए। So what do you want to do? You want to verify, would want to write a verify whether a given input is a sorted array or not. How can I verify that? Very easily. कैसे? बबल सॉर्ट लगा लें जो हम करते हैं। बबल सॉर्ट वो लगा अगर लेंगे। चेंज नहीं करता तो हमारी सॉर्टेड होगी, चेंज नहीं हुआ तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो जो चेंज हैपन वाला जिस तरह आपने फंक्शन बनाया था ना, तो आप एक दफा बबल अप कॉल करें और अगर वो रिटर्न फॉल्स करे तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड। डज इट मेक सेंस? ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। There are lots of problems which are NP. Actually, every problem which is in P is also in NP. ठीक है, very trivially. Why trivially it is true? Because भाई उसके तो एल्गोरिदम बनाए जा सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, तो ऑफ कोर्स वेरीफायर तो है ही, क्योंकि वो एल्गोरिदम खुद एक वेरीफायर है। सरप्राइज आप स्क्रीन स्टक हो गई। सरप्राइज आपकी आवाज नहीं आ रही, आप स्क्रीन आ रही है। Can you hear it now? जी अब आ रही है। इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। अच्छा, आप सुने जी बात कौन सी? मैं ना इधर दोबारा जा रहा हूँ। ओके,
सो अब मैं आपके सामने जो बता रहा हूं ना बात, सो एनपी का सबको पता लग गया है। सो प्रूविंग एनपी इज कि आपने बेसिकली एल्गोरिथम बनाना है जो कि इसका जो कि वेरीफाई होगा, ठीक है। अब जो मैं अगला प्रॉब्लम बता रहा हूं उसे कहते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। अच्छा, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? सो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स आर दोस प्रॉब्लम्स, हाँ मैं बता रहा हूं क्या। हाँ, सो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होता है? एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का में दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन होती है, so let's say you are given a problem, let me call this a problem L, ठीक है, और मैं I want to show L is NP complete, NP complete, ठीक है। अच्छा, NP complete की डेफिनेशन क्या होती है? So let me define कि ये क्या होती है। What it says is the following. इससे पहले एक चीज मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, उसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम ए था और एक मेरा प्रॉब्लम बी था, ठीक है। मैं कहूं पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू बी। व्हाट डज दिस मीन? ए इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू बी का मतलब ये है कि इफ बीज एल्गो एग्जिस्ट, ठीक है, इफ बीज एल्गो एग्जिस्ट एंड इस एल्गो को मैं ए कह देता हूं, ए ना कहूं, क्या कहूं, लेट्स से बी ए कह देता हूं, और बी ए इज, बल्कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, ठीक है। ए इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू बी, इसका मतलब क्या है कि अगर बी का एल्गो एग्जिस्ट करता है तो ए का एल्गो भी एग्जिस्ट करेगा, देन एज एल्गो ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। और जो बी का एल्गो है वो पॉलिनोमियल टाइम का है, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू बी, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि बी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हाँ बी, अगर बी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और बी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बी का एल्गोरिदम बनाने वाला एग्जिस्ट करता है, और मैं क्या ये शो कर दूं कि अगर ये इसका एग्जिस्ट करता है और ए को मैं पॉलिनोमियल टाइम बी में रिड्यूस कर सकता हूं। क्या मतलब कि मैं ए का इंस्टेंस पकड़ूं, उस पर कोई काम करूं और वो बी का इंस्टेंस बन जाए, ठीक है। ये जो कोई भी मैंने काम किया है वो मेरा पॉलिनोमियल टाइम होता है, ठीक है। सो मेरा ए का इंस्टेंस आया, सो एक ए का इंस्टेंस आया इन ए, ठीक है, मैंने इसको एक फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन में मैं कहूंगा ये मेरा रिड्यूसिंग फंक्शन, ठीक है, और ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट कर देता है मेरे पास एक बी ए के अंदर। बी ए का मतलब क्या है कि ये बी का इंस्टेंस बन गया, ठीक है, और अब मैं बी के एल्गो के अंदर इसको पास करता हूं और जो इसका सॉल्यूशन निकलता है, यार ये किसी का ना ये चल रहा है, यदि किसी के ना स्पीकर चल रहा था, ओके थैंक यू सो मच। तो बी का सॉल्यूशन जो निकलेगा, मैं इसको यहां पे यूं कर देता हूं, जो बी का सॉल्यूशन निकलेगा, मैं हो सकता है फिर इसका एक फंक्शन हो, लेट मी कॉल दिस एफ इनवर्स और समथिंग लाइक दैट, जिससे मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, ए का। ये बात भाई, ये जो प्रोसेस है ना इसे कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, कि ए का इंस्टेंस इसको मैं किस तरह बी के इंस्टेंस में कन्वर्ट करूं और फिर बी के सॉल्यूशन से मैं क्या करूं, ए का सॉल्यूशन बना लूं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
रिडक्शन, ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शन, ठीक है, ये दोनों जो फंक्शन है, ये एफ और ये एफ इनवर्स है, ठीक है, ये एफ इनवर्स में एफ, मैंने इसका नाम एफ कर दिया, आप जो मर्जी नाम रख दे, जी इनवर्स रख दे, जिससे सॉल्यूशन मेरा किसका निकला है, ए का निकला है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये जो एफ फंक्शन है और ये जो जी फंक्शन है, दे बोथ बिलोंग्स टू पी होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस चीज को हम कहते हैं कि ए इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू बी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल्स की थी और आज भी पूरा इसी के ऊपर ही लेक्चर है, ठीक है। ऑलराइट जी, सवाल। दोनों में क्या वेरीफाई इजी होता है। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा दोबारा एनपी हार्ड की बात बताता हूँ। एनपी हार्ड क्या है, मेरे ख्याल में तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा आप बताओ, आप सुने बात कौन सी, एनपी कंप्लीट की दो डेफिनेशन। जो पहली डेफिनेशन डिफाइन की थी उन्होंने कहा था कि एनपी कंप्लीटनेस के लिए जो डेफिनेशन थी ना, वो थी कि भाई एक प्रॉब्लम जो है ना वो एनपी हार्ड होना चाहिए, और सेकंड प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बिलोंग्स टू एनपी होना चाहिए। अच्छा इसका दोनों का मतलब क्या है? अच्छा एनपी हार्ड प्रॉब्लम क्या होता है? सो लेट मी कॉल ए प्रॉब्लम एच एज एनपी हार्ड। अगर क्या हो कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम्स क्या हो जाएं, पॉलिनोमियल टाइम में इसके ऊपर रिड्यूस हो जाए, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये बात समझ आई? सो व्हाट इज एन एनपी हार्ड प्रॉब्लम? एनपी हार्ड प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम उसके ऊपर पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस हो जाते हैं। So in a way it is telling something really important. What is it telling? कि अगर तुम इसको सॉल्व कर लो तो पूरी एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा अगर मैं कोई प्रॉब्लम, लेट्स से मेरा कोई एक प्रॉब्लम आता है एक्स, और मैं इसको प्रूव कर दूं, सॉरी, अगर मैं सिर्फ ये प्रूव करूं दैट एक्स इज एनपी हार्ड, यू नो व्हाट डज दिस मीन? अगर मैं कह दूं कि एनपी हार्ड, कोई प्रॉब्लम है जो कि एनपी हार्ड हो, ठीक है। अच्छा अगर कोई वो ऑब्वियस नहीं है कि वो एनपी है, मैं बताता हूं, ठीक है। अगर एनपी हार्ड इज एक्चुअली टेलिंग कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम से ज्यादा हार्ड है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये इतना हार्ड है कि ये एनपी में है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना हार्ड है कि वो एनपी में है ही नहीं, ओके। मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल दूंगा अभी, लेकिन थोड़ी देर आप वेट करें, ठीक है। अच्छा एनपी कंप्लीटनेस की डेफिनेशन क्या है कि एक प्रॉब्लम को एनपी हार्ड होना चाहिए, और एनपी हार्डनेस को कैसे प्रूव करेंगे कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम किस पे हो जाए, उसके ऊपर रिड्यूस हो जाए, पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ये भाई ये चीज प्रूव जरूर कर दो कि वो क्या होना चाहिए, कि वो एनपी में होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं आपको मजे की एक चार्ट बना के दिखाता हूं। ये है चार्ट, ये है, आप ये समझ लें कि ये मैं एक छोटी सी डायरेक्शन बना रहा हूं, ये है पी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये जो मेरी क्लास है ना, इसमें कहता हूं एनपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और बाय द वे ये एनपी का ये पूरा बाहर वाला सेट एनपी है, इसको मैं यहाँ पे ये कह देता हूं, ये मेरा बाहर वाला सेट है, ये नहीं, बस ये पूरा का पूरा सेट, इसके अंदर मतलब है इसके अंदर पी भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसमें से अब गौर से मेरी बात सुनो, व्हाट इज एनपी हार्ड? एनपी हार्ड का मतलब है कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, गौर से देखें। ये मेरे एनपी हार्ड प्रॉब्लम,
एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स में वो प्रॉब्लम भी आएंगे जो कि क्या है, जो कि एनपी में है ही नहीं, यानी उनका वेरीफायर भी नहीं लिखा जा सकता। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देयर इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट ये कहता है कि मुझे लॉन्गेस्ट पाथ निकाल के दो जो कि इस साइज का होना चाहिए। इस साइज का मतलब क्या है कि उसमें होता है कि वेटेड ग्राफ होता है, आपने ऐसा लॉन्गेस्ट हैमिल्टोनियन पाथ निकालना होता है जिसका वेट मिनिमम हो। ठीक है, अच्छा, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का एक ये कहता है कि भाई एक ऐसा पाथ निकाल के दो जो जिसकी ये लिमिट है। क्या मतलब कि क्वांटिफाई किया हुआ है कि हैमिल्टोनियन पाथ निकालना है और उस हैमिल्टोनियन पाथ के ऊपर वेट का सम करेंगे तो वो बाउंडेड होना चाहिए बाय सम वैल्यू बी। ठीक है, ये समझ में आई बात? दिस प्रॉब्लम इज इन एनपी। व्हाई इट इज इन एनपी? क्योंकि इसका वेरीफायर लिखना आसान है। क्यों लिखना आसान है? ऑल आई हैव टू डू इज कि उनको वेट्स को मैं उनकी जो पाथ मिला उसके वेट्स को सम करूं और मैं वेरीफाई करूं कि अगर बी से कम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कम आ रहा है इसका मतलब क्या है? यही मेरा आंसर है। ये बात सुना? लेकिन जनरल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या कहता है? फाइंड ए पाथ, हैमिल्टोनियन पाथ, ओके, in which goes to every vertex exactly once, and that path should be the minimum weight path. ये बात सुना? You cannot write the verified flag. क्यों? क्यों? Can you guess? क्योंकि ये वेरीफाई करना कि वो लॉन्गेस्ट पाथ है उसमें भी तो उतनी मतलब लगेगा ना, उतना ही कम लगेगा कि उसको वेरीफाई करने के लिए, यस, उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये कि दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रैवलिंग सेल्समैन पाथ, उसको वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा से और पाथ कंप्यूट करने पड़ेंगे, है ना? वी डोंट नो येट। Basically, this general traveling salesman problem is considered as an NP hard problem and it is not NP complete. Why it is not NP complete? क्यों? क्योंकि इसको NP में प्रूव करना आसान है। ये बात सुनाई? ठीक है, सो NP हार्ड प्रॉब्लम अगर हम किसी चीज को प्रूव कर दें तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। क्या मतलब नहीं है? कि वो NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। NP कंप्लीटनेस के लिए ये जो सेकंड कंडीशन है ये बड़ी जरूरी है, और वो क्या है कि भाई उसका वेरीफायर एग्जिस्ट करना चाहिए। जी ऐसा। यस, H इज हार्डर देन ऑल द प्रॉब्लम्स इन NP। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऑल द प्रॉब्लम्स इन NP आर रिड्यूसेबल टू H। इससे क्या प्रूव होगा? इससे जी सुने जी गौर से मेरी बात। एसन ने एक सवाल किया है। एसन ने कहा है कि वो ये कहता है, तो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने जो रिडक्शन की डेफिनेशन दी है वो क्या दी है। कि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कंप्यूटेबल फंक्शन, जो कि पॉलिनोमियल टाइम में बी पर रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ओके, और फिर मेरे पास बी का सॉल्यूशन ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे मैं ये फंक्शन एक जी बना सकता हूं जो कि बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अच्छा, रिड्यूस करने का मतलब यहां पे क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम उससे हार्डर है। हार्डर की डेफिनेशन हमारे यहाँ क्या है? वो ये है कि भाई ये पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है तो ये भी पॉलिनोमियल टाइम में हो सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल, मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल में होना है या किसमें होना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइम में रिडक्शंस हो सकती है तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसका सॉल्यूशन होता है ये उससे भी कम छोटी पॉलिनोमियल में सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई ओवरऑल प्रॉब्लम पॉलिनोमियल में रहेगा। हाँ, अगर ये जो प्रॉब्लम है तो पॉलिनोमियल क्लास को मैं कह रहा हूं सारी सेम क्लास है। ठीक है ना, तो उस सेंस में अगर हम देखें तो ये बात ठीक है। ऐसा नहीं बात सुनाई? सो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसको मैं H कह रहा हूं। ठीक है,
मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पर कोई भी एक ए प्रॉब्लम है जो कि बिलोंग करता है एनपी से, और मैं कहता हूं कि ये पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूसिबल है एच के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि ये जो मैंने रिडक्शन निकाली है, ये वाली रिडक्शन और ये वाली रिडक्शन, ये एफ वाली और जी वाली, ठीक है, ये लेट से एन स्क्वायर टाइम लेती है और ये एन क्यूब टाइम लेती है, तो टोटल रिडक्शन कितना टाइम ले रही है? एन क्यूब टाइम ले रही है ना, ठीक है, ये बात सुन। अच्छा, और ये जो h है ये लेट से n टू द पावर 1 में सॉल्व होता है, ठीक है। और इस एल्गोरिदम को देखा जाए तो अब वो कितनी देर में सॉल्व हो रहा है? वो n क्यूब में सॉल्व हो रहा है। तो लग तो ये रहा है कि भाई ये कैसे पॉलिनोमियल टाइम में, ये तो इससे छोटा है। यही तुम्हारी कंफ्यूजन यही है ना। मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल क्लास का मतलब ये है कि वी कंसीडर देम ऑल इक्वल, ठीक है ना, कि ऑल द प्रॉब्लम व्हिच आर पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल टू ईच अदर का मतलब यह है कि दे बिलोंग टू पी क्लास, इन दैट सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना, कि मैं कह रहा हूं कि दे आर एटलीस्ट एज मच हार्ड का मतलब यह है कि जो ये प्रॉब्लम है, अगर ये पॉलिनोमियल, ये इस पे मैं रिड्यूस करूं, अगर ये पॉलिनोमियल में हो सकता है तो ये भी पॉलिनोमियल में हो सकता है। अभी वो बाद में बात करते हैं। तो अभी तक मैं सिर्फ ये कह रहा हूं रिडक्शन का मतलब क्या है, कि अगर h जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में, अगर वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो गई तो ये जो a है ये भी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हार्डनेस की डेफिनेशन ये है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल टाइम में की बात होगी, ठीक, ये भी पॉलिनोमियल टाइम ही है, ठीक है। अच्छा, आप सुने बात गौर से, कुक लेवैन दो साइंटिस्ट थे, this before computer science was even started शायद फॉर्मली। कुक लेवैन ने बेसिकली प्रूव किया कि एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं सैट प्रॉब्लम, और उन्होंने कहा कि जो सैट प्रॉब्लम है ना, ये एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम इस पर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ये भी सैट में कौन सा वाला प्रॉब्लम, सैट का जनरलाइज सैट उन्होंने प्रूव किया, और उन्होंने कहा था कि इसमें बेसिकली क्या होते हैं, कौन सी वाली फॉर्म थी, CNF फॉर्म थी, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी इसके अंदर दरमियान इस ऑर्स ऑफ लिटरल्स, ठीक है, और इन सब का आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। हाँ, सो इट्स द प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये आई है, और आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए समथिंग। So ये बेसिकली उन्होंने बेसिकली प्रूव ये किया था कि आई कैन डिजाइन ए मशीन जिसमें बेसिकली दिस वाज द इन्वेंशन ऑफ द सर्किट। ये हमारा सर्किट नहीं होता, DLD सर्किट नहीं होता, कि उन्होंने प्रूव ये किया था बेसिकली कि तमाम के तमाम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स इन द एंड जाकर एक सर्किट में कन्वर्ट होते हैं, व्हिच बिकम्स व्हाट, ए बूलियन फॉर्मूला, ठीक है। So, तमाम के तमाम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स बेसिकली जो होते हैं वो इन द एंड जाके बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दे डू, ठीक है। तो उसने बेसिकली कहा कि सैट प्रॉब्लम इज बेसिकली द सेंट्रल नोशन ऑफ ऑल द एनपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये बड़ा मजेदार प्रूफ है, आप एमएस लेवल पे जाके पढ़ेंगे कुक लेवैन थ्योरम, अगर आपने, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, फिर लोगों ने प्रूव किया कि बेसिकली कि सैट इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू 3 सैट, ठीक है। और वो कैसे किया, और वो ऐसे किया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन, सो लेट्स से ये एक्सप्रेशन मैं बताऊं, तो आई कैन एक्चुअली शो इट टू यू कि ये इसकी रिडक्शन है, कि मेरे पास लेट्स से ये एक मैं लिटरल बना रहा हूं, x1 x2 x3 x4 और यहां पर है x5, ठीक है। इन सब का क्या हो रहा है, और हो रहा है, सॉरी और हो रहा है, ठीक है। और यहां पर फिर एंड था किसी और से, x1 और x3 और x4 और x8 इस तरह से बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 3 सैट में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, कैसे, ये देखिए। सो हियर इज द रिडक्शन, मैं इसको 3 सैट में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और आपने फिर सवाल का जवाब बताना कि क्यों ये, तो 2 सैट में भी हो जाना चाहिए,
लेकिन खैर ये देखते हैं। सो ये क्या होता है, मैं ऐसे कहता हूँ x1 और x2, ठीक है। ये जो x3 x4 x5 है ना, इसकी जगह मैं एक और लेटर इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ y, ठीक है। और यहां मैं लगाता हूँ एंड, और यहां मैं लगाता हूं y बार, ठीक है जी। ये लिटरल कब ट्रू होगा, ये कब ट्रू होगा, या तो x1 ट्रू हो, ठीक है, या x2 ट्रू हो, ठीक है, या फिर कब ट्रू हो, y ट्रू हो, ठीक है। तो मुझे पहले ये बताएं, इसमें जो ट्रूथनेस है ये कब हो सकती है, ये क्लॉज कब ट्रू हो सकता है, या x1 ट्रू हो, या x2 ट्रू हो, या x3 ट्रू हो, या x4 ट्रू हो, या x5 ट्रू, यही बात है ना, ठीक है। So look at this. How will I going to construct my solution for this? ठीक है, using this the 3 SAT solver. मैं इसको y में कन्वर्ट करता हूँ, इसके आगे y बार लगाता हूँ, और यहाँ पे और लगाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ x3, और हाँ जी, अब x4 की जगह यहाँ पे इसको y1 कर देते हैं, और यहाँ पर मैं y2 इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। और यहां पर मैं एंड लगाता हूं, यहां पे मैं y2 बार कर देता हूं, और यहां पर मैं और करता हूं x4 और x5। Look at this. Now look at the following. इसमें ये था मेरा जनरल सेट प्रॉब्लम, एंड दिस इज माय 3 सेट प्रॉब्लम, ऐसे ही है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, ये जो 3 सेट प्रॉब्लम है, इसमें इसकी अगर इसके अंदर सेंटेंसेस लेट से कितने हैं, लेट से मैं कहता हूँ n है, और उसमें ये जो एक इसमें एक हर एक में जो लिटरल यूज हो रहे हैं वो लेट से 5 यूज हो रहे हैं, ठीक, 5 से ज्यादा नहीं, 5 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्लॉज कितने और क्रिएट करेगा, हाँ? अगर ये 5 है तो इसके मतलब इसमें 3 क्रिएट करेगा। तो मेरी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो 3n में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात सुनाई। अगर मेरे पास ये 6 होते तो क्या होगा, 4n हो जाता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पर एक x4 डालना पड़ता, यहाँ पर y3 ऐड करता, और फिर आगे मुझे ऐड करता। ये बात सुनाई, ठीक है। और मजे की बात, सोल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करें। अच्छा, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर यहाँ सो बेसिकली मुझे प्रूव करना होता है कि अगर सैट का सोल्यूशन एग्जिस्ट, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, अगर सैट का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो 3 सैट का भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर 3 सैट का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर सैट का भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों डायरेक्शन मुझे फिर प्रूव करनी है, ठीक है। सो आफ्टर कन्वर्जन मुझे एक चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों के दोनों अब इक्वल है। तो इसके लिए मैं, अगर मेरे पास इसका सॉल्वर मुझे सोल्यूशन ला के दे दे तो मैं सैट का सोल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करूं, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है जी। बताएं कैसे कंस्ट्रक्ट करें। सो पहले तो मेरा सवाल ये है, अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन हो तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, मुझे बताएं जी। क्या करें, अगर लेट्स से ये लिटरल x1 की वजह से ट्रू हो तो मैं क्या करूंगा जी, मुझे बताएं। इनको मैं कैसे ट्रू करूं, बताएं जी। अगर x1 की, सो लेट्स से x1 की वजह से इसने इस क्लॉज ने ट्रू होना था, तो मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं जी, यहां से मुझे सोल्यूशन बताएं कैसे निकालूं। अगर मेरा x1 1 की वजह से ट्रू हुआ है तो यहां सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये ना ये क्लॉज इसमें कन्वर्ट हुआ ना, तो ये क्लॉज कैसे ट्रू होगा, x1 को ट्रू किया, मसला यहां पे तो x1 है ही नहीं, हाँ तो यहां पे कैसे करेंगे, इसे कैसे ट्रू करेंगे जी, भाई क्या कर दे। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा जो सोल्यूशन है ना वो ये था कि ये ट्रू था, ये सारे के सारे फॉल्स थे, तो इसको ट्रू होना चाहिए ना। तो मसला ये है कि ये तो ट्रू हो गया बट ये सारे फॉल्स हैं, ये सारे फॉल्स हैं,
है ना। तो अब सवाल ये कि इसको भी ट्रू होना चाहिए था, इसको भी ट्रू होना चाहिए था, वो कैसे ट्रू करें? y1 को क्या करूं मैं, y1 को मैं फॉल्स करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, y2 को मैं क्या करूं, इसको भी मैं फॉल्स करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इसको ट्रू कर देगा। सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, दैट टेक्स हाउ मच टाइम, पॉलिनॉमियल टाइम, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। एंड सिमिलरली आई कैन डू द अदर वे अराउंड, कि अगर मुझे यहां पे सॉल्यूशन मिला हुआ है, ठीक है, अगर मैं किसी y को फॉल्स करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास मुझे इनमें से किसी एक सॉल्यूशन निकला हुआ है, ठीक है ना। सो एक्चुअली आई कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर एज वेल, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने सैट को 3 सैट पर रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, चलिए जी। ये थी रिडक्शन की डेफिनेशन। अगर आप किसी की एनपी हार्डनेस प्रूव करते हैं तो एनपी हार्डनेस प्रूव करने का क्या मतलब है, कि हार्डनेस प्रूव करने का मतलब सिर्फ ये है कि हो सकता है वो प्रॉब्लम एनपी क्लास से भी ज्यादा हार्ड हो, ठीक है। ऑल राइट, ओके। सो ये पढ़ लें, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के सवालों में से सवाल है, ठीक है जी। जब मैं ये लिखता हूं कि a इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू b, व्हाट डज दिस मीन? कंप्यूटिंग a can be reduced to computing b, that's what it says, ठीक है। अच्छा, if we can compute b we can compute a, ठीक है। ऑलराइट, और यहां पे कंप्यूट का मतलब है क्या, कंप्यूट इन ट्रैक्टेबल टाइम, feasible time, okay. अच्छा, if we can compute b we can compute a, so b must be at least as hard as a, okay, that's what it means, okay. अच्छा, to show that c is hard to compute efficiently, okay, but I will going to, so कोई नया प्रॉब्लम आया जिसको मैं c कह रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये हार्ड है, इसकी हार्डनेस मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैं एक बड़ा मजेदार काम कर सकता हूं, सो इफ पॉसिबल रिड्यूस कंप्यूटिंग b टू कंप्यूटिंग c, so then if computing c was easy then computing b was easy, okay, but we know that computing b is hard, hence c is hard. Does it make sense? ठीक है। So basically ये जो बताना चाह रहा है कि पहला हार्ड प्रॉब्लम निकालना मुश्किल काम है। So पहला जो बी है ना, ये बी जो पहला हार्ड प्रॉब्लम है, इसको ढूंढना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसको ढूंढने के लिए मुझे तमाम एनपी प्रॉब्लम्स को इस पे रिड्यूस करना है। बट इफ वी हैव फाउंड वन बी, तो एक नए प्रॉब्लम की हार्डनेस को प्रूव करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ऑल आई हैव टू प्रूव इज कि b is polynomial time reducible to c hard. Does it make sense? Okay. So ये नया प्रॉब्लम, अगर गिवन के सैट प्रॉब्लम और 3 सैट प्रॉब्लम हमने प्रूव कर दिया कि वो हार्ड है, वो एनपी कंप्लीट है, ओके। एनपी कंप्लीट कैसे? उनकी हार्डनेस का हम कुक लेवैन ने प्रूफ दिया, हमने नहीं किया, ठीक है। और उसकी एनपी का प्रूफ तो बड़ा आसान है, कैसे? तो उसका हम वेरीफाई ले सकते हैं। क्यों? सेंटेंस में पुट करेंगे, वो जो भी हमें वेरीफाई आंसर देगा, अगर तमाम क्लॉजेस जो हैं वो ट्रू हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सेंटेंस करेक्ट है, वेरीफाई हम आराम से सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कुक लेवैन की स्टोरी थी। फिर हमने ये 3 सैट प्रॉब्लम को रिड्यूस किया था इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन टू दिस, मैं एक सवाल आपसे और प्रूव करना चाहता हूँ कि क्लास एंड ना हो जाए। अच्छा, ये है 3 सैट कर लो या सैट प्रॉब्लम कर लो, आई वांट टू शो दैट दिस इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूसिबल टू यस नो सैट।
ओके ठीक है। मैंने प्रूव करना है कि जो यस नो सैट प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट एज हार्ड है एज कंप्यूटिंग द आंसर। ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। So now let me show it to you कि ये जो सैट यस नो है, अगर ये कोई सॉल्व कर ले तो मैं ये सॉल्व कर सकता हूं इस कितनी देर में, पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, सो अच्छा मेरा प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सो आई विल अज्यूम व्हाट, सो आई एम अबाउट टू शो दैट सैट, सो हियर इज द क्लेम, सुने बात, claim is sat yes no is NP hard। ये मैं प्रूव करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, इसकी हार्डनेस प्रूव करने के लिए मैं कहूंगा कि लेट्स से कि ये यस नो का ये है सॉल्वर है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो मुझे बता देता है, क्या बता देता है, क्या बता देता है कि मुझे कोई भी एक सेटिस्फाइंग असाइनमेंट दी जाए, एक सेंटेंस दिया जाए तो वो उसके बारे में बता देता है, हाँ भाई ये सेटिस्फाई होती है नहीं होती। यानी इसको एक सेंटेंस पास हो, यानी एस पास हो, जो कि बेसिकली और नहीं एंड ऑफ और ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक है यार, मतीन आगे आ जाओ, यहां पर मुनीब इधर, नहीं इधर आगे बैठो। इस तरह तुम लेक्चर लेते हो हैं, फिर कहते हो 10-10 घंटे लगते हैं मेरे यहाँ दरमियान में, चले नहीं। तो ये मेरे पास एक सेंटेंस है, तो ये सॉल्वर मैं कहता हूं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई अज्यूम कि ये वाई एग्जिस्ट करता है, जो कि मुझे आंसर देता है क्या, ये बूलियन फंक्शन जो क्या आंसर देगा, यस या नो। ठीक है, यस का मतलब क्या है, सेटिस्फाई हो सकता है, नो का मतलब क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं आपको ये जो 3 सैट प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करके दूंगा यूजिंग बाय। हाँ, इसको सेंटेंस पास होता है, सो बेसिकली ये एक फंक्शन है, तो लेट्स से मुनीब ने एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम है वाई, इसको सेंटेंस पास होना तो ये बूलियन आंसर दे देता है। यस का मतलब है कि यस इसमें इस एक सेटिस्फाइंग असाइनमेंट एग्जिस्ट करती है जो उसको ट्रू कर देती है। नो का मतलब क्या है, नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने बेसिकली 3 सैट सॉल्वर बनाना है। आई विल गोइंग टू सॉल्व 3 सैट सॉल्वर यूजिंग वाई। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, हाउ आई विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट। सो लुक एट दिस, सो ये मैं रिडक्शन लिख रहा हूं, सो 3 सैट सॉल्वर जो कि रिड्यूस करेगा इसको। ठीक है ना, सो 3 सैट सॉल्वर को सेंटेंस मिलता है और ये देखना ये क्या करेगा। ठीक है, ये काम करता है, हाँ भाई इसको सेंटेंस मिलता है ऑफ कोर्स, और इसको यहाँ पर एक अरे पास होती है एक्स की, जो बेसिकली क्या है, लिटरल्स हैं, x1 है, x2 है और xn है, n वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखना ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये सबसे पहला काम ये करता है कि y को, ये जो y है इसको s भेज देता है। ठीक है, अच्छा अगर ये नो रिटर्न कर दे, इसका मतलब क्या है, इसने वायदा में क्या बताना है, इसने बेसिकली इसने रिटर्न करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें हर एक की कोई वैल्यू होगी। क्या होगा, ये बेसिकली x1 की कोई वैल्यू होगी, x2 की कोई वैल्यू होगी, x3 की कोई वैल्यू होगी, x4 की कोई वैल्यू होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ बेसिकली नो रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और बाय द वे इसके बाद एक कॉमा करके एक आंसर आएगा, आंसर इसमें होगा 0 या 1। 0 का मतलब क्या है कि नहीं है सोल्यूशन, सॉल्वर है ही नहीं। 1 का मतलब क्या है, ये वैल्यू है इनके ऊपर ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये पेयर रिटर्न करता है जिसमें एक पूरा टपल होता है और एक आंसर होता है 0-1 का। ठीक है, सो अगर ये नो कर दे तो इसका आंसर बड़ा आसान है, कैसे बोला, कोई भी एक 0 0 0 0 0 0 करे और आखिर में कॉमा लिख के 0 करे और क्या भाई निकल पा रहा है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। नो का केस तो मैंने सॉल्व कर लिया। हाँ जी, अगर ये कह दे यस,
इसका मतलब क्या है कि एक सेटिस्फाइंग असाइनमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लुक हाउ आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि आई विल मॉडिफाई दिस सेंटेंस, ठीक है। हाउ आई विल गोइंग टू मॉडिफाई, कि मैं क्या करूंगा, यहां पे लगाऊंगा फॉर लूप, ठीक है। सो फॉर ईच लिटरल, फॉर ईच वेरिएबल xi, ठीक है। सो पहले मैं अज्यूम करता हूं कि xi की वैल्यू जो है ना वो क्या है, 0 है, ठीक है। सो अज्यूम xi टू बी 0, मैं एक एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख रहा हूं, कोड नहीं लिख रहा, ठीक है। अज्यूम xi टू बी 0, ठीक है। एंड मैं यहां पे एक फंक्शन बना लेता हूं जो क्या करता है, इसका नाम है मॉडिफाई सेंटेंस, मॉडिफाई सेंटेंस, जिसको ना s पास होता है और एक xi की वैल्यू पास होती है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू पास होगी उसके करस्पॉन्डिंग ये s को चेंज कर देगा। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, क्या, x1 आगे कुछ भी लिखा हो, फिर लिखा हो x बार आगे कुछ भी लिखा हो, लेट्स से यहाँ पे x2 x3 वगैरह है। अच्छा, अब अगर xi की वैल्यू ये xi नहीं x1 था, इसकी वैल्यू उसने 1 पास की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x1 जो है वो 1 है, तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस s पास होता उसमें से ये वाला क्लॉज अब रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए क्योंकि सेटिस्फाई हो गया, तो इस पूरे क्लॉज को वो डिलीट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करेगा, इसमें x1 बार आ रहा है तो इसको क्या करेगा, इसको वो 0 करेगा, तो बेसिकली ये वाला क्लॉज जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 और x3 आ जाएगा। ये बात सुने, ये क्लॉज थोड़ा छोटा हो गया, ये बात सुना, ठीक है। सो तमाम वो क्लॉजेस जिसमें x1 1 था उसको उसने क्या कर दिया, उसको तो उसने रिमूव कर दिया क्योंकि वो ट्रू हो गए में, ठीक है। और तमाम इसमें x1 बार था उसको उसने 0 किया, और 0 करने के बाद क्या किया, उसको श्रिंक कर दिया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये बात समझ। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये तो बेसिकली मैं मॉडिफाई सेंटेंस को कॉल करता हूं, इसको पास होता है क्या, s, और ये xi की वैल्यू 0 पास होती है, ठीक है। ये हर दफा होगा, ये मुझे एक मॉडिफाइड s रिटर्न करेगा जिसको मैं s को दोबारा सेट करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा y पे कॉल करते हैं और y पे ये मॉडिफाइड s भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोबारा से नो कह दे, अब ये नो कह दे, इसका मतलब क्या है, बाद में वो यहां पे कब आया था, जब उसने रिटर्न क्या किया था, यस किया था। अगर ये नो रिटर्न करे, इसका मतलब क्या है, x1 क्या, x1 1 से सेटिस्फाई नहीं होता, तो x1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, x1 की 0 वैल्यू होनी चाहिए। ये बात समझा गया। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मूव ऑन, मुझे x1 की वो वैल्यू मिल गई है जिससे ये सेटिस्फाई होता है, अब मूव ऑन का मतलब है x2 पे ट्राई करो। ये बस नहीं, हाउ मच टाइम दिस विल टेक, this algorithm will going to find the satisfying assignment using y as a black box, ठीक है, and how much time it will take, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी दफा इस लूप में चलना। ये बात सुनाई, so how much time it will take, नहीं, o of n, एक्चुअली ये इसको मॉडिफाई करने में जितनी देर लगती है मेरे ख्याल में n स्क्वायर में ही आराम से हो सकता है, सो n स्क्वायर टाइम n लगेगा, n क्यूब में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये बात सुनाई। सो बेसिकली हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव ये कर दिया है कि 3 SAT प्रॉब्लम, सॉरी, yes no SAT problem is at least as hard as the 3 SAT problem। ये बात समझ, ठीक है, does it make sense, ठीक है। ये मैंने बहुत ही इनफॉर्मल वे में लिखा है, यू कैन राइट, ये किसी चीज की हार्डनेस को प्रूव करने के लिए आप चाहें तो इस तरह एल्गोरिथम की फॉर्म में, सूडो कोड की फॉर्म में लिख दें, या फिर आप टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दें, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। यू विल रीड द बुक तो उसमें आपको अंदाजा होगा, ठीक है। सो यस नो SAT प्रॉब्लम इज एज हार्ड एज फाइंडिंग द 3 SAT सॉल्वर, ठीक होगी बात।
तो बेसिकली हमने अब कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हमारे अब एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स की। और बाय द वे सॉरी बताएं। दूसरा लाजमी नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज प्रूव करना लाजमी नहीं। अगर हमने इसकी हार्डनेस प्रूव कर दी है बी के ऊपर, ठीक है ना, और ये एक हार्ड प्रॉब्लम, ये एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम था। कंप्लीट का मतलब है हार्ड और एनपी दोनों थे, ठीक है ना, और मैंने इसको बी पर प्रूव कर दिया कि ये इस पे पॉलिनोमियल टाइम में बी पर रिड्यूस हो जाता है, तो ये प्रूव करना लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये भी प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या है, ये एक और तरीका प्रूव करने का, बी इज आल्सो एनपी कंप्लीट। ये बात सुने, अगर आप ए को बी पर रिड्यूस कर सकते हैं, बी को ए पर रिड्यूस कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये एनपी कंप्लीट। ये बात सुने, ठीक है। लेकिन उस ये वाली डायरेक्शन आसान हो सकता है ना हो, तो उसका आसान तरीका प्रूव करने का क्या है कि आप बी को एनपी प्रूव कर दें। इसका मतलब क्या है, उसका वेरीफायर एग्जिस्ट करता है। बी को ए पे रिड्यूस करना हो सकता है आसान ना हो, ठीक है। एक्चुअली आई कैन गिव यू एग्जांपल्स जिसमें ए से बी पर रिड्यूस करना आसान है, बी से डी पर रिड्यूस करना आसान नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है, ये देखो जी, हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज रिड्यूसिबल टू ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। क्यों बोला? मैं क्या करूं, ट्रैवलिंग सेल्समैन सॉल्वर मेरे पास आया हुआ है, मैं क्या करूं बता मुझे, मैं वेट सारे के सारे उड़ा देता हूं। So this is the reduction for halting problem to traveling salesman problem. Traveling salesman problem क्या कहता है? Finding the Hamiltonian path, finding ऐसा पाथ जो सब के ऊपर जाए और उसका वेट मिनिमम होना चाहिए, ये कहता है जनरल ना। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम को मैं आराम से उस पर रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे? क्योंकि हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहता है, so, हॉल्टिंग कैसे आ गया, हैमिल्टोनियन है ये, रियली सॉरी, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम इज रिड्यूसिबल टू ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। कैसे कि बेसिकली मैं ट्रैवलिंग सेल्समैन का जो का सॉल्वर अगर मेरे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो मैं हैमिल्टोनियन ग्राफ लूंगा, एक ग्राफ लूंगा, उस ग्राफ को के वेट सारे 1 कर दूंगा और मैं कहूंगा ट्रैवलिंग सेल्समैन को भाई इसको सॉल्व कर दो, और जो उसका सॉल्यूशन होगा अगर वो उसको वेरीफाई करूंगा, अगर वो क्या है, अगर वो हर वेक्टर्स को एक दफा विजिट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, मुझे हैमिल्टोनियन पाथ मिलेगा, ठीक है। ये बात सुने। सो गिवन के ट्रैवलिंग सेल्समैन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मेरे पास हैमिल्टोनियन का सॉल्यूशन आ गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम इज बेसिकली ए ट्रैवलिंग सेल्समैन, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इससे इस पे लेके आना, प्रूव करना, ये कोई आसान काम है। ट्रैवलिंग सेल्समैन से हैमिल्टोनियन वाला जो है ये इट वोंट बी एन इजी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये प्रॉब्लम किया था जिसका नाम था 3 सेट से इंडिपेंडेंट सेट पे हमने कन्वर्ट की थी, और देखिए कन्वर्जन कैसे की थी हमने। गिवन हमने प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट सेट का जो सॉल्वर है ये निकालना आसान काम नहीं है, तो हमने कहा कि इसको प्रूव करने के लिए ये हार्ड है कि इसका सॉल्वर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसका सॉल्वर एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, हमने 3 सेट का प्रॉब्लम पकड़ा और इसमें जितने भी लिटरल्स थे, हर क्लॉज के अंदर जितने भी लिटरल्स थे, मैंने क्या किया, हमने उनके ये वो वर्टिसेस बना, ठीक जी। दोबारा बोलो क्या? क्या है, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। 3 सेट जो है हमें नहीं पता, वो हार्ड ही है, वो इसलिए हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है, हार्डनेस की डेफिनेशन ये है कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम्स पे रिड्यूस हो जाते हैं, ये कह रहे हैं। ये हार्ड का मतलब वो वाला हार्ड नहीं है जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। यहां पर एनपी हार्डनेस की डेफिनेशन है, एनपी हार्डनेस की डेफिनेशन ये है कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम उसके ऊपर पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस हो जाते हैं, दैट्स इट। हमें इससे ज्यादा कोई हार्डनेस की बात नहीं कर रहे। ये हार्ड वो नहीं है कि ये प्रॉब्लम इससे हार्ड है या नहीं है, वो एक डिफरेंट बात होती है। यहां पर हमें हार्ड एक प्रॉब्लम की एनपी हार्डनेस का मतलब क्या है कि एनपी क्लास के तमाम प्रॉब्लम मेरे उस प्रॉब्लम पे रिड्यूस हो जाते हैं पॉलिनोमियल टाइम, दैट्स इट, ये मतलब है हार्ड,
ठीक है, ठीक है। अब 3 सेट प्रॉब्लम हमें पता है कि वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम है और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है ना। यानी तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3 सेट पे रिड्यूस हो जाते हैं और 3 सेट सॉल्वर भी एग्जिस्ट, अगर 3 सेट वेरीफायर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट्स से कि हमने प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम जो है इज आल्सो एनपी हार्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 सेट का कोई हम प्रॉब्लम उठाते हैं और उसको हम रिड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम, ठीक है। और वो हमने कैसे किया था कि हमने जितने भी एक क्लॉज के अंदर लिटरल्स थे उतने वर्टिसेस बना दिए, ठीक है। तो 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके, ठीक है, और इनको आपस में ट्रायंगल से जोड़ दिया, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब इंडिपेंडेंट सेट जब निकालते हैं तो इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन होती है कि ऐसा सेट जिनकी आपस में कोई एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इंडिपेंडेंट सेट सॉल्वर हमें क्या बताता है, हमें कहता है कि मैंने बेसिकली, और उसको ग्राफ पास होता है और के पास होता है। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है कि मैंने के साइज का इंडिपेंडेंट सेट निकालना है, ठीक है। अच्छा आप सुने बात गौर से, मैंने आप बेसिकली कहता हूं कि ये मेरे पास एक सेंटेंस था, मैं उसके कोरिस्पोंडिंग ये ग्राफ बनाता हूं, हर लिटरल को पकड़ा मैंने वर्टेक्स बना दिया और इनको तो आपस में मैंने जोड़ दिया। इनके आपस में जोड़ने से क्या होगा कि ये इधर से 2 वर्टिसेस उठ के आ सकते हैं, इधर से 2 वर्टिसेस एज ए इंडिपेंडेंट सेट उठ के आ सकते हैं। इस ये जो 3 का क्लॉज है, ये जो 3 की ट्रायंगल है, इसमें से 2 वर्टेक्स एज ए इंडिपेंडेंट सेट के अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते बताइए? क्योंकि इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन क्या है? इंडिपेंडेंट सेट बेटा क्या होता है, सुनो बात कर। इंडिपेंडेंट सेट ये होता है कि ये मेरे पास ग्राफ है ना, ठीक है, मैं ये पूरा ग्राफ है इंडिपेंडेंट सेट। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर कोई एज नहीं है। इंडिपेंडेंट सेट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो भी सबसेट हमने निकाला है ना, उनके आपस में किसी पे भी एक दूसरे एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। सो अब और अगर मेरा ये, और लेट्स से ये एक और ट्रायंगल और ये मेरे पास एक ये है, तो मेरे पास मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कितने साइज का हो सकता है? 3 साइज का हो सकता है। क्यों? एक मैं यहां से पिक करूं, एक मैं यहां से पिक करूं और एक मैं यहां से पिक करूं। ये बात समझ, ठीक है। कि अगर मैं ये वाली एज डाल दूं, अब नहीं, अब भी 3 का हो सकता है। कैसे? इधर से मैं ये उठा लूं, यहां से मैं ये उठा लूं और यहां से मैं ये उठा लूं। ये बात समझ? हाँ जी। अब भी 3 का हो सकता है। कैसे? ये उठा लूं, ये उठा लूं, तीसरा मैं ये ना उठाऊं, क्या उठा लूं? ये उठा लूं। ये बात सुनाई? ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सेट 3 साइज का हो गया। ये बात सुनाई? अच्छा अब मेरा सवाल ये दोबारा सुनो, ये मैंने कन्वर्जन की है कि हर क्लॉज को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रायंगल कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा सवाल सबसे पहले, अभी लेट्स से ये वाली एजेस नहीं डाली, तो ये 4 मेरे ट्रायंगल हैं, 3 मेरे ट्रायंगल और एक मेरा ये एज। मैं कह रहा हूं कि मेरा इंडिपेंडेंट सेट 4 साइज से ज्यादा का नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बाय पिजन होल प्रिंसिपल मुझे 1-2 में से उठाने पड़ेंगे, है ना। जिसका मतलब है कि वो तो फिर वो ट्रायंगल बनी हुई है, वो तो इंडिपेंडेंट सेट ही नहीं होगा। ये समझ में आ गई बात? इसका मतलब है कि मुझे इंडिपेंडेंट सेट अगर मैं के साइज का मुझे कोई दे देता है, इंडिपेंडेंट साइज के साथ दे देता है, तो मतलब है हर एक में से मेरा एक एक उठ के आया। ये बात समझ आ गई? अच्छा एक काम हम और करते हैं, वो ये कि इनकी आपस में भी एज डालते हैं। और वो कैसे एज डालते हैं कि ये जो y है ना, इसकी y से y बार से और इस y बार से एज डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर y पिक हुआ है तो y बार दोनों पिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो 1 है, तो ये दोनों के दोनों 0 हो गए। ये बात समझे? सो इन ए वे आई एम इम्पोजिंग कि जब ये y पिक हो तो वो दोनों y बार जो है वो पिक नहीं होने चाहिए। और ऐसा ही होता है कि अगर मैं किसी लिटिल की वैल्यू 0 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि उसका x का बार तो सारा जगह पे ट्रू हो जाएगा, लेकिन अब x कहीं भी ट्रू नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन। इधर हमने तो देखो दोनों कनेक्शंस डिफरेंट है।
वो जो एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज में मैंने जो कनेक्शंस डाले वो इसलिए डाले ताकि अगर एक लिटरल यहां पे ट्रू हो तो उस वो ट्रू वालों को ही इफेक्ट करे, जो फॉल्स वाले हैं वो ऑटोमेटिकली अब वो कभी भी जो है ना वो सेलेक्ट ना हो। एक ट्रायंगल के दरमियान में मैंने एजेस क्यों डाली हैं, वो इसलिए डाली हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर क्लॉज में से एक आना चाहिए। क्योंकि मुझे जब सेंटेंस को कहना है कि सेंटेंस सेटिस्फाइबल है, इसका मतलब क्या है कि हर क्लॉज में से एक जो है वो क्या होना चाहिए, एक पिक जरूर होना चाहिए। ये बात सुना? तो उस हर क्लॉज में से एक पिक होने के लिए मैंने क्या किया, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये बात सुनाई? ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव सॉल्व्ड इज, अगर मेरे पास अब आप चाहें तो इसी तरह जिस तरह मैंने यहां पर एल्गो लिखा था, ये वाला एल्गो आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताएं? बताएं नहीं कैसे लिख सकते हैं? हाँ जी, मैं कहता हूं कि ये मैंने बेसिकली ये पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। पहला स्टेप ये होगा, पहला है ये सेट सॉल्वर। मैं दोबारा से सेट सॉल्वर ही बना। सेट सॉल्वर को क्या मिला? एस मिला और यहाँ पे लिटरल मिले। मैंने सबसे पहले तो ग्राफ में कन्वर्ट किया, ठीक है, कन्वर्ट किया। और मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मुझे इंडिपेंडेंट सेट को ये जी सॉल्व कर दो, और इस सेंटेंस में जितने क्लॉजेस थे उतना का मैंने के पास कर दिया। इसका मतलब क्या है? हाँ, इस के का मतलब क्या है? ये के किसके बराबर होगा? के इस केस में किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। अगर ये 5 क्लॉजेस होते तो यहाँ पे 5 है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 5 साइज का मेरे पास इंडिपेंडेंट सेट एग्जिस्ट करता है। अगर वो कह दे कि हाँ भाई, अगर वो कह दे कि हाँ भाई एग्जिस्ट करता है, और ये रहा x1 उठाया उसने, x2 बार उठाया, x3 उठाया, और x4 बार उठाया, और x5 बार उठाया। सो कैन यू टेल मी द सेटिस्फाइंग असाइनमेंट? 1 0 1 0 और 0, ये मेरा आंसर। ठीक है। सो आई विल गोइंग टू रिटर्न क्या? 1 0 1 0 0, और सेकंड जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू। डज इट मेक सेंस? और अगर ये इंडिपेंडेंट सेट मुझे एम्प्टी रिटर्न कर दे, इसका मतलब क्या है? तो मैं नो रिटर्न करूंगा। ठीक है, नो का मतलब है कि मुझे नहीं मिला। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, अगला जो प्रॉब्लम है वो है क्लीक प्रॉब्लम। क्लीक प्रॉब्लम होता है कि एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर एक सब ग्राफ निकालना है सच दैट कि सारे सारों से कनेक्टेड। समझ आई बात? से कनेक्टेड हो। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं, तो इसमें कहीं K3 एग्जिस्ट करता है। K3 कहते हैं कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टिसेस। ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है जिसमें हर एक से कनेक्ट हो। कहां करता है? कहां पर? ये बात। इसमें कोई K4 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। ये बात सुने? लेकिन अगर मैं ये कनेक्ट कर दूं, अब K4 एग्जिस्ट करता है? यस, अब इसमें K4 एग्जिस्ट करता है। ये बात सुना? ठीक है। क्लीक प्रॉब्लम इज के आपने बेसिकली एक सब ग्राफ ढूंढना है जिसके तमाम वर्टिसेस आपस में क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, इसमें K3 भी है, इसमें K2 भी, जिसमें K4 हो उसमें K3 तो होता ही होता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा K4 कैसे है? यार, ये मेरे पास सब ग्राफ है, इसमें हर एक से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ठीक है, ये 4 वर्टिसेस का ग्राफ है, ये चारों आपस में कनेक्टेड। ठीक है, ऑलराइट। क्लीक को हम कैसे श्रिंक करेंगे? ऐसे करते हैं कि हम कहते क्या है कि मैं प्रूव करने जा रहा हूं क्या इंडिपेंडेंट सेट वाला को मैं रिड्यूस करूंगा क्लीक प्रॉब्लम। ठीक है, और मैं कहता हूं इमेजिन कि क्लीक प्रॉब्लम का सॉल्वर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मेरे पास प्रॉब्लम ये था कि मैंने इंडिपेंडेंट सेट का सॉल्वर निकाला। ठीक है, 2 तरह से रिडक्शन हो सकती है। एक या अगेन मैं क्या करूं, 3 सेट को ही क्लीक पर रिड्यूस करूं, वो भी कर सकता है। दूसरा ये है कि मैं क्या करूं बताएं मुझे? हाँ, क्या करूं?
एक तरीका यह है कि मैं 3 क्लिक क्या करें, एक तरीका ये कि मैं 3 सेट को ही क्लिक पर रिड्यूस कर दूं, एक इंडिपेंडेंट सेट को सीधे, मैं दोनों करके दिखाता हूं। अच्छा जी, ये हमने 3 सेट को इंडिपेंडेंट सेट पे की थी ना। क्लिक करने के लिए क्या करें, बड़ा आसान तरीका, क्या करें, यहां पर हमने किस चीज को जोड़ा था, मुझे बताएं। ये जो हमने ट्रायंगल बनाई थी, ये ट्रायंगल बनाई थी, है ना। मैं चाहता हूं कि इसमें मैंने एक को चूज करना था ना, यहां पर भी मैं एक को चूज करना चाहता हूं, लेकिन पहले जब चूज होता था तो क्या होता था, यहां से एक पिक हो जाता था तो दूसरे दोनों पिक नहीं होने चाहिए। यहां पर अभी भी मैं ऐसे ही करना चाहता हूं कि यहां से एक ही पिक हो, है ना, लेकिन वहां पर इंडिपेंडेंट सेट था, यहां पर क्या है, यहां पर क्लिक है। क्लिक के लिए एक ही मैंने पिक करना है हर क्लॉज में से, तो क्या होना चाहिए बताएं। हाँ जी, तो मैं ये एज नहीं डालूंगा, ये बात सुनाई। और इनकी किस, ये आपस में जो एजेस डालनी है वो कौन सी डालनी है, ठीक है पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि मैं 3 सेट से ही रिड्यूस कर दूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं इंडिपेंडेंट सेट को क्लिक पर रिड्यूस कर दूं। और वो तरीका क्या 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 है कि मेरे पास एक ओरिजिनल में ग्राफ मिला था जिसका मैंने के क्लिक निकालना था, ठीक है ना। तो मैं आपको वो एल्गो लिख के दिखा रहा हूं। गिवन के मेरे पास क्लिक का एल्गो एग्जिस्ट करता है, सो वाई सी मेरे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ, ये रिटर्न करेगा इंडिपेंडेंट सेट, सो मेरे पास कुछ वर्टिसेस रिटर्न करेगा ये। सो लेट्स से x1 x2 x3, ये मेरे पास कुछ वर्टिसेस हैं जो उसने x k तक रिटर्न कर, ठीक है ना। ये इससे रिटर्न करवाने थे, और ये भी ऐसे ही करता है, ये भी कोई x लेट्स से y1 y2 y3 से लेकर yk तक करता है, ठीक है। इसको भी एक ग्राफ पास होता है और एक k पास होता है, कि k क्लिक ढूंढना है मैंने इस ग्राफ में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं इस ग्राफ की कन्वर्जन करता हूं, मैं एक जी बार निकालता हूं, और जी बार क्या होता है, द कंप्लीमेंट ऑफ द ग्राफ। क्या करेगा, कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो एज है खत्म कर दो, जो एज नहीं है वो डाल दो, ये बात सुनाई। सो मैं करूंगा बेसिकली ग्राफ का कंप्लीमेंट लेता हूं। ग्राफ का कंप्लीमेंट लेने से क्या होगा, सो ये देखिए जी, अगर मैं कहता हूं ये देखें ये, सो लुक एट दिस, इसमें इंडिपेंडेंट सेट एग्जिस्ट करता है 3 साइज का, ये मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें इंडिपेंडेंट सेट 3 साइज से एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो इस ग्राफ का अगर मैं कंप्लीमेंट लूं तो क्या होगा, मैं अब ये कंप्लीमेंट बना रहा हूं येलो रंग से, तो क्या हो जाएगा, ये एज है, ये एज नहीं होगी, ये एज बन जाएगी, ये एज बन जाएगी, ये एज बन जाएगी, ये एज बन जाएगी, है ना, और ये एज भी बन जाएगी, और ये एज भी बन जाएगी। डज इट मेक सेंस, ठीक है, और ये एज भी बन जाएगी, यस ये एज बन जाएगी, ठीक है, डज इट मेक सेंस। और मैं कहता हूँ टॉप से ये बन, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी हाँ जी, आप मुझे क्या करो, इसमें से ये जो येलो ग्राफ है इसका, और अब ये एज खत्म होगी होगी, ठीक है ना, तो कहेगा आप मुझे इसमें से क्या ढूंढो, मुझे K3, तो बहुत सारे K3 बन जाए, ये बात सुनाई। और इंडिपेंडेंट सेट भी बहुत सारे बन रहे थे, ये भी बन रहा था, ये और ये भी बन रहा था, बहुत सारे बन, ये और ये भी बन रहा था, बहुत सारे बन। तो यहाँ पर जो क्लिक होगा, जैसे यहाँ पर जो क्लिक होगा वो ओरिजिनल का क्या होगा, इंडिपेंडेंट सेट होगा, ठीक है। सो ये ग्राफ मॉडिफाई करने के बाद और के जो है, ये दोनों के दोनों मैंने इसको पास कर देना, और जो इसका के करस्पॉन्डिंग मुझे क्लिक मिलेगा वो ओरिजिनल वाले का क्या होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है जी, ओके। मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम दे देता हूँ, और टाइम वो भी है, खत्म हो गया, खत्म, चलें, थैंक यू सो मच। दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑन एनपी कंप्लीटनेस, ठीक है, और दैट्स इट, ठीक है। और एक बात याद रखें कि आपकी असाइनमेंट जो अगली आ रही है वो सारी एनपी कंप्लीटनेस के ऊपर है, ठीक है। और एक जो अगला लेक्चर है, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, या तो वो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम होगा। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है क्या, कि बेसिकली एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, ये जो एनपी हार्ड ये है ना, ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज्यादा दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये रियलिटी में बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो एनपी कंप्लीट होते हैं, तो सवाल ये है कि उनको हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है।
ठीक है, हम उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, सवाल यह है क्या इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाला जा सकता है। क्या मतलब, यानी अगर आपको कहा जाए कि के साइज का इंडिपेंडेंट सेट निकाल दो, मैं कहूंगा के साइज का तो इंडिपेंडेंट सेट मुझे निकालना नहीं आता, लेकिन मैं k/2 साइज का निकाल देता हूं। कहेंगे जी ये हाफ अप्रोक्सीमेशन, ये बस नहीं, और वो मैं तुम्हें पॉलिनोमियल टाइम में निकाल दूं, ठीक है, ये बस नहीं। सो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल दूंगा, मैं कहूंगा इसका अप्रोक्सीमेट निकाल लो। हाँ, k/2 लाजमी है। So I will going to give you approximation guarantee. That is something you have to prove. नहीं ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ठीक है, जस्ट सबर करो, थोड़ा सा सबर कर लो, ठीक है, कल अगली क्लास आएगी तो पता लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फिर मैं इंशाल्लाह एनपी जो है ना कंप्लीट किया अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें सर।